सॉरी फ्रेंड, थोड़ा प्रॉब्लम होने की वजह से वीडियो को बीच में ही कट करना पड़ा, तो इसके लिए सो सॉरी। हम लोग कहाँ पे थे? यस, स्पर्श व्यंजन पे थे क्या? हाँ, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत वे व्यंजन रखे जाते हैं जिन व्यंजनों को उच्चारण करने के लिए वायु हमारे मुख के विभिन्न भागों से स्पर्श होकर के बाहर निकल जाती है, उन व्यंजनों को हम स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत रखते हैं। सेकंड नंबर पे आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत उन वर्णों को रखा जाता है जिन वर्णों को उच्चारण करने के लिए वायु हमारे मुख के विभिन्न भागों से स्पर्श करे परंतु बाहर ना निकले, उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे आप का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक के वर्णों में से किसी भी वर्ण को बोलेंगे, उच्चारित करेंगे, ध्वनि जो निकलेगी वो मुख से स्पर्श करके बाहर निकल आएगी, परंतु जैसे ही आप या, रा, ला, वा अर्थात अंतस्थ व्यंजन का उच्चारण करेंगे तो उसमें से जो वायु निकलेगी वो स्पर्श तो करेगी परंतु बाहर नहीं निकलेगी। जैसे कि आप बोलते हैं या, मीन्स या, और फिर आप बोलिए खा, आपको खुद ही महसूस हो जाएगा। और इसी को एकदम फील करके समझिए ना, फील करके समझेंगे ना तो एकदम बेसिकली समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद तीसरा क्या है? ऊष्म व्यंजन। यस, ऊष्म व्यंजन उन व्यंजनों के समूह अर्थात वे वर्ण जो हमारे मुख के विभिन्न भागों से रगड़ खा करके ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे इन्हें स्पर्शी व्यंजन भी कहा जाता है। यही पूछ लेता है क्वेश्चन, यहीं से पूछता है। और क्वेश्चन ये भी आपसे पूछ सकता है, ये नहीं पूछेगा कि अंतस्थ व्यंजन किन्हें कहते हैं, आपसे पूछेगा लुंठित व्यंजन किसे कहते हैं, लुंठित वर्ण कौन सा है। आप इसी में घबरा जाते हैं। लुंठित वर्ण अर्थात जिसके उच्चारण के लिए हमारी जीभ जो है, जिह्वा अर्थात जिसे हम जनरली जीभ के नाम से जानते हैं, जिह्वा एक बेलनाकार की आकृति धारण कर लेती है, उन्हें हम लुंठित वर्ण कहते हैं। जैसे रा को आप सिंपली बोलेंगे तो जीभ मुड़ जाएगी। इसलिए जो क्वेश्चन पूछे गए वो जल्दी मैं बताते रहूँगा। ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत जिसमें वर्ण जो होते हैं हमारे मुख के विभिन्न भागों से रगड़ खा करके ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, तो हम उन्हें ऊष्म व्यंजन के कैटेगरी में रखते हैं। ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत सा, सा, शा, हा अर्थात जिसे हम सादा सा कहते हैं, एक और सा रहता है सीटी वाला सा, और एक पेट फाड़वा सा जिसे हम लोग कहते थे। यही तीनों सा, इसे सिंपली मूर्धन्य सा, तालव्य सा, दंत सा, ये 3 सा से नाम से जानते हैं। और हा, ये चौथा ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद श्वास की मात्रा के आधार पर अर्थात जब हम व्यंजनों को उच्चारित करते हैं ना, तो जो मुंह से ध्वनि निकलती है, जो वायु निकलती है, इसकी मात्रा के आधार पर भी विभाजित किया गया है वर्णों को। जैसे कि श्वास की मात्रा के आधार पर पहला है अल्प प्राण। अल्प प्राण व्यंजन अर्थात वे व्यंजन जिनको उच्चारित करने के लिए हमारे मुख से जो वायु है वो बिल्कुल कम अल्प मात्रा में निकलती है, इसलिए इसे अल्प प्राण कहा जाता है। अल्प प्राण के अंतर्गत क्या वर्ण रखे गए हैं? ये व्यंजन से ही लिए गए हैं। इसका एक सूत्र है, सूत्र तो बता देता हूँ लेकिन मैं आपको समझा दूंगा। 135 प्लस अंतस्थ। 135 प्लस अंतस्थ का मतलब है कि 135 अर्थात किसी भी वर्ग का पहला वर्ण, किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण, किसी भी वर्ग का 5वां वर्ण, पहला, तीसरा, 5वां, यानी 135 135 प्लस अंतस्थ। अब पहला वर्ण अर्थात यदि हम का वर्ग की बात करें, का, खा, गा, घा, अंगा में जो पहला वर्ण है का है, तीसरा वर्ण गा है, 5वां वर्ण अंगा है। यदि आप इन्हें उच्चारित करेंगे, का बोलेंगे, का, वायु नहीं निकली, लेकिन जैसे ही आप खा बोलते हैं, देखिए आप महसूस करेंगे कि जब खा बोलेंगे तो वायु निकलेगी। अर्थात वायु की मात्रा के आधार पर इन्हें विभाजित किया गया है। और जो इस अल्प प्राण और महाप्राण 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अल्प प्राण के अंतर्गत वे आते हैं जिनमें वायु की मात्रा अल्प होती है अर्थात कम होती है। 135 प्लस अंतस्थ आते हैं। का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक के जितने भी वर्ण हैं उनको यदि हम उच्चारित करें तो किसी भी वर्ग का पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण और 5वां वर्ण, इन तीनों को और साथ में या, रा, ला, वा को ले करके यदि हम उच्चारित करें तो हम पाते हैं कि उसमें जो है वायु की मात्रा कम होती है। आप जैसे मान लीजिए मैं पा वर्ग ले लेता हूँ, पा, फा, तेजी से वायु निकली, बा, फिर से धीमी, भा, आप खुद ही रियलाइज कर लीजिए ना। आगे बढ़ते हैं। महाप्राण। महाप्राण के अंतर्गत वे महाप्राण व्यंजन उन व्यंजनों को कहा जाता है जिनके उच्चारण करते समय वायु अधिक मात्रा में मुख से बाहर निकलती है। जैसे हम उच्चारित करेंगे खा, इसकी भी ट्रिक है। 24